अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, यूर वाचिंग। और मुझे कहते हैं जनाब सोहा अफजल, मेरे साथ मौजूद होते हैं अब्दुल रऊफ साहब। आज वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब मंडे ब्लूज़ से निकल कर अब ट्यूसडे में आ चुके होंगे। और ट्यूसडे का आज का दिन जो है उसकी हैपनिंग क्या क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट हम ले लेते हैं हरमीत से, जो कि इस्लामाबाद में है, क्योंकि ज़्यादातर हैपनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आ रही है। तो हरमीत, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की वाकई में इस्लामाबाद ही है। इस्लामाबाद ख़बरों का गढ़ है और कहीं ना कोई ख़बर जो है वो टेलीविज़न या सोशल मीडिया की जीनत बन ही जाती। और कल भी इंतज़ार किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आया था उसके हवाले से उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाएगा और शायद एक बड़ा रिलीफ जो है इमरान खान साहब को मिल जाएगा, तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। लेकिन उनकी जो सज़ा थी उसको जल्द निपटाने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब अब मेरे ख्याल में जो कुरम एजेंसी में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो कुरम एजेंसी में अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी अगर हिस्सा लेना चाहें तो वो हिस्सा ले सकते हैं। और अगर वो उसमें हिस्सा लेते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं तो यकीनन ये एक अलग बूस्ट होगा तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि साथ साथ एक और ख़बरें भी जो है वो भी गर्दिश कर रही है, और वो है लॉन्ग मार्च के हवाले से कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ उनके जो ऐलानात थे, कभी 1 वीक, कभी आपको याद है कि सितंबर का महीना, फिर अक्टूबर आ भी गया, अब अक्टूबर का एंड जो है वो हो गया है तकरीबन। लेकिन खान साहब के लॉन्ग मार्च का था पता नहीं। लेकिन अब ये खबरें भी हैं कि खान साहब जो है वो तैयारी कर चुके हैं। और लेकिन साथ साथ ये खबरें भी हैं कि खान साहब के जो बैकडोर के मुज़ाकरात हैं उसमें भी बड़ी तेजी जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी खबरें हैं सोहा। अच्छा, हैपनिंग्स बहुत सारी है हरमीत, लेकिन आपको याद होगा लॉन्ग मार्च की आपने बात की, जब जिक्र किया तो आप तो इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में हूँ। लेकिन कराची जब खान साहब गए थे और वहाँ पर जाकर सहाफ़ियों से मिले तो एक सहाफ़ी के सवाल पे आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं नवंबर नहीं आने दूंगा, अक्टूबर के अंदर अंदर ही बायक अनाउंस ज़रूर करूँगा कि लॉन्ग मार्च कब होने जा रहा है। लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि अब एक ही प्ले कार्ड, एक ही ऑप्शन, एक ही वे आउट उनके पास बचा है, जो कि लॉन्ग मार्च की सूरत में है। आपने भी कल प्रोग्राम में बात की, हम भी इस पर बारहा बात करते हैं कि बहुत सारी वो इदारों की बात की जाए, वो अपोजिशन की बात की जाए, मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, उनकी अपनी पार्टी की बात की जाए, और आम आवाम तो चले उनकी फेवर में है, लेकिन इस वक्त उनकी फेवर में हमें कुछ भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कल एक छोटा सा ये जो आप फेवर कह सकते हैं या फिर आपके कि लाइट रिलीफ मिला है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको डी सीट कर दिया गया अलबत्ता। हाँ, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा ज़रा होल्ड करें, इंतजार करें, 2-3 दिन में आपको एक डिटेल फैसला देते हैं। अभी फिलहाल इस्तदा जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। तो ये कल की ताज़ा तरीन हैपनिंग्स थी, इसको हम डिटेल में भी अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज रन डाउन। तो आज की टॉप स्टोरीज में क्या क्या है आपको पहले बोलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज में हम सबसे पहले आपको बताएंगे तोशा खाना में इसी में आपको पता है कि मियाँ वालियन ने 95 से उनको नाअहल किया गया, नशिस्त उनकी खाली हो गई है। लेकिन वो इलेक्शन, कहा जा रहा है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस पर कोई बज़ाहिर पाबंदी नहीं है, ये अब तक कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हम इंतज़ार करेंगे इस डिटेल फैसले का। उसके अलावा आपको बताएंगे कि आज भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, छोटी सी बच्ची की। हमारी एक पैकेज है जो कि हमारी टीम ने बनाया है, उस बच्ची से मुलाकात करके, इंटरेक्शन करके। हरमीत, वो बच्ची है, डिग्री उसने मुल्तान यूनिवर्सिटी से हासिल की, लेकिन अब पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, वसाइल ना होने के बराबर हैं कि वो एक बिज़नेस कर रही है छोटा सा। मतलब आप ये सोचें कि गोल गप्पे बेच रही है मुल्तान से डिग्री याफ्ता एक बच्ची। तो इसका एक पैकेज है, वो हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हरमीत, ये बहुत इन है मार्केट में, तो हमने सोचा कि वो टॉपिक अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं जिसके बारे में बहुत बात की जाती है। और सबसे अहम बात हरमीत ये है कि एम्बिग्विटीज़ बहुत सारी हैं इस बारे में। पतला होना है तो हम डाइट की तरफ जाते हैं, कीटो, लो कार्ब, फैट्स, पता नहीं मार्केट में कौन कौन सी डाइट है। लेकिन आसान और ओवरनाइट जो आपको अगर वेट लूज़ करना है तो आपको पता है कि लाइपोसेक्शन जो है वो बहुत फेमस एक ट्रीटमेंट है, जिस पर कहा जाता है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग इस तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि यू शुड गो फॉर दिस ट्रीटमेंट और नॉट। हम लाइपोसेक्शन पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आज की टॉप स्टोरीज में हम आपको बताएंगे, हरमीत ये खबर सुन के आपने खुश हो जाना है, मैं भी खुश हो गई थी लेकिन ये हम इन्हीं साहब से पूछेंगे कि सैलरी आपको अब एक क्लिक पर कैसे मिलेगी। ये क्लिक की बात हो ना हरमीत, तो हम रोजाना ये क्लिक पुश करते रहे, रोजाना की रोजाना बात सैलरी की आती है तो वैसे ही
चेहरे पे खिलखिलाहट और हंसी खुशी वैसी फैल जाती है कि भैया सैलरी आ रही है। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे अगर व्हाट्सएप के क्लिक पे आती है तो फिर तो और डबल खुशी होगी। कैसे आती है, ये प्रोसीजर क्या है, किसने लॉन्च किया है, कैसे ये वॉकेबल है आपके इंस्टीट्यूट्स में और आपकी कंपनीज में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से हमेशा आज कौन सा अहम दिन होता है यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में, या फिर अगर दुनिया में देखा जाए तो आज का दिन जो है वो दुनिया भर में आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क से हो, जो आर्टिस्ट है और जो आर्ट को समझता है, आर्ट को जानता है, आर्ट को पढ़ता है, आर्ट को लिखता है, वो आर्टिस्ट बाकायदा पता लगता है कि पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करता है, और दुनिया भर के बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट का तो हमें वैसे ही पता है। तो आज ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, जिसको हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं डेली डोज ट्यूज़डे। डेली डोज में हमारे पास पहली खबर जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी ऐसी इंस्पायर करने वाली भी है थोड़ी सी। आप अगर इसको देखें कि आपकी मोहब्बत और अगर अक़ीदत है तो इसके आगे कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। ये उकाड़ा का एक नौजवान है जो कि हज के लिए पैदल उकाड़ा से रवाना हुआ है, और यहाँ से वो बलूचिस्तान, ईरान, कुवैत और फिर सऊदी अरब जाएगा, और उसने ये सफ़र का बाकायदा आगाज़ हरमीत कर दिया। और सिर्फ हज की गर्ज से वो कहता है कि मैं जा सकता था, यकीनन बाय एयर भी जा सकता था और मैं वसाइल इकट्ठे करके कर सकता था, लेकिन ये मेरी अकीदत है और मेरी मोहब्बत का एक तरीका है कि मैं एक बैग उठाया हुआ है और पैदल चल रहा है, हरमीत पैदल सऊदी अरब जाएगा। अच्छा सोहा, उस्मान अरशद जो है मेरे साथ वैसे सोशल मीडिया पे भी ऐड है और काफ़ी अरसे से मेरे साथ है। तो जब इन्होंने पहली बार लिखा कि मैं पैदल जाऊंगा सऊदी अरब, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पैदल जाना कितना मुश्किल काम है। फिर उस वक्त गर्मी भी थी जब ये घर से निकल रहे थे, और आज वो देखे तो मुख्तलिफ शहरों में। और एक चीज़ मैंने देखी है, जिन जिन शहरों से, जिन जिन देहातों से वो गुजरते हैं, वहाँ पे इनका बड़ा भरपूर तरीके से इस्तकबाल लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत के साथ लोग पेश आते हैं। और इसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जज्बा है और इश्क है वो उस अजीम ज़ात के साथ। तो जाहिर बात है फिर जब आपका इश्क इस किस्म का हो कि आप कुछ नया करना चाहें, और जाहिर बात है कि अब वो चाह रहा है कि उस मुक़द्दस मिट्टी पे जाके सजदा रेज़ हो, तो ये बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है। लेकिन इस किस्म की ख्वाहिश को पूरा करना ये इंतहाई मुश्किल, इंतहाई कठिन होता है। किन किन राहों से, किन किन गुजरगाहों से आपको गुजरना पड़ता है, ये जो चलता है, जो फिरता है, जो जाता है, उसको ही मालूम है। हरमीत मंजिल तो नज़र आ रही होती है, लेकिन जो रास्ता होता है ना, आपको पता है कि सफ़र तो वैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जितना आप रास्तों में सीखते हैं मुख्तलिफ लोगों से, अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, उसके बाद ईरान इराक़ की बात करें, फिर कुवैत की बात करें, ये तमाम जो दाखिले रास्ते हैं, और वजारत दाखिला जो है, वजारत ख़ारजा जो है, इस हवाले से कॉपरेट भी बहुत कर रही है इनके साथ। अब आपने देखा होगा लोग अक्सर बाइक पे और गाड़ियों पर या फिर साइकिल्स पर भी ज़्यादा, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें ब्रेक की हैं कि लोग जाते हैं और ये अक़ीदत का इजहार तो चले हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि मंजिल आपके सामने है, लेकिन आप रास्ते को बहुत एंजॉय करते हो। हर जगह जाते हो, वहाँ पर लोग मेहमान नवाज होते हैं, कल्चर चेंज होता है, ज़ुबान चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, उनका हुलिया चेंज होता है, उनका रवैया चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप रास्ते में लर्न करते हो, ये बड़ी ज़बरदस्त। और सफ़र भी हरमीत कम नहीं है। ये सफ़र मेरे ख्याल से 5400 किलोमीटर बनता है। इस्लामाबाद यहाँ से सिर्फ 400-500 है, और हम नहीं सोच सकते कि हमने पैदल करना है। अच्छा जी, और ऊपर से 1 अक्टूबर को इन्होंने हम तो यहाँ से पिंडी ना जाए पैदल, और आप कह रही कि इस्लामाबाद और लाहौर, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वाकई इसके हौसले को, इसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, और वो वाकई में इतनी एज ना होने के बावजूद वो अपनी राह पे गामजन है और चल रहा है अपनी मंजिल की ओर। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, आपका सफ़र बेहतरीन रहे, और अल्लाह पाक जो है जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो उसमें उसको कामयाब करे, और आपके लिए वहाँ पर एक ज़बरदस्त इतनी अक़ीदत एहतराम के बाद और मेहनत के बाद जब आप यकीनन वहाँ पहुँचेंगे तो एक खुशी जो आपको होगी उसका भी अजर सिर्फ आप ही ने लेना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली ख़बर जो है हमारी वो बड़ी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ख़बर सुन के, और मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि बड़े सग़ीर जो है उस वक्त में या आज़ादी से पहले हमारे क्या हालात थे। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि या तो वहाँ पर आज़ादी मिल गई है, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद से लेके अब तक
वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें आज़ादी कल ही मिली है। मैं बात कर रही हूँ बाजोड़ के, ज़िला बाजोड़ के एक ऐसे गाँव की, बल्कि बहुत सारे गाँव हैं, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अब तक हरमीत कोई सरकारी स्कूल नहीं है, स्कूल, बल्कि आप स्कूल ही कहीं तो बेहतर अच्छा, वैसे होगा। मैं एक दिलचस्प बात आपको बताऊं सोहा, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप जाएंगे वहाँ पे सरकारी स्कूल ना होने के बराबर है। हमारा जो गांव था एक वक्त ऐसा था जब हमारे बचपन में कोई प्राइवेट एजुकेशन तो बिल्कुल नाम ही नहीं था, प्राइवेट स्कूलों की तरफ तो कोई जाना ही पसंद नहीं, क्योंकि देहात में एक ही चीज़ थी कि बच्चा अंग्रेज़ बन जाएगा, ये सोच थी। और हमने जब स्कूल देखा तो उसमें जो नर्सरी और फर्स्ट और सेकंड की जो क्लासें होती थी वो बनी तक नहीं थी। तो पहले तो हमने पढ़ा मैंने खुद मदरसे में पढ़ा, और पहली क्लास मैंने मस्जिद में हम लेते थे, मस्जिद में मौलवी साहब हम पढ़ाते थे, और उसके बाद दूसरी क्लास के लिए हमने मुकबरे में बैठ के हम वहाँ पे हमारी क्लासें चलती थी। तो इस किस्म की जो सिचुएशन है, इस किस्म के जो हालात हैं, आज भी कई देहातों में हैं। चलो आज बेहतर हुआ, मेरे गांव में स्कूल्स वगैरह बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद देखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप जब सर्दी होती थी तो बहुत मुश्किल, जब बारिश आती थी तब क्लास नहीं होती थी, और जिस तरीके से हमें भागना पड़ता था वो मुझे आज भी याद है। तो इस किस्म से जो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे देहातों में, बहुत सारे गांव में आज भी ये मसाइल हैं। और ये जो खबर आप दे रही हैं मेरे ख्याल में बाजोड़ के गांव की है, वाकई में अफसोसनाक है कि आज के दौर में ब्रेकी भी वो स्कूल से सिस्टम से आउट हैं। हरमीत, आप ये देखें कि ये तो ख़बर पढ़कर ही हमें इस चीज़ से पोर्ट्रे करने की, मतलब आप सोचें कि तकलीफ़ की और इस मायूसी की इंतहा है कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक वहाँ पर कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बनाया हो। प्राइवेट एक स्कूल मौजूद है, जिसमें शुरू में जो तालिब इल्म ने ये ख़बर हमें दी, हम तक पहुँचाई, उसने कहा कि शुरू में 400 प्लस बच्चा जो था वहाँ पर था, और जब तक मैं मिडल तक पहुँचा सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर 5 बच्चे या 4 बच्चे उस क्लास में, उस स्कूल में बाकी रह गए थे। फासला इतना ज़्यादा है उस स्कूल का जो कि प्राइवेट बनाया गया है, जहाँ पर नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते। तो वो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, वो बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पाकिस्तान के नौजवान जो है बड़े होकर पाकिस्तान का सरमाया बनेंगे, जब आप उनको बेसिक सहूलियात में, तालीम सबसे अहम, हम वही मुहैया नहीं कर रहे। खैर, दुख की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो रिज़ाइन के हवाले से है। पहली खबर हमने, आखिरी खबर हम आपको सैलरी के हवाले से देंगे, और अगर सैलरी नहीं मिलती तो हम आपको सेकंड लास्ट खबर देंगे कि आपने रिज़ाइन कैसे करना है। हम सारे तरीके बताएंगे आपको आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में। अच्छा, खबर ये है कि जनाब जी अब इन्होंने रिज़ाइन करने का एक अनोखा तरीका जो है वो मुतारिफ़ कराया है। सोशल मीडिया पर ये जो है वीडियो वायरल हो गई है। लोग रिज़ाइन लिखते हैं तो उसमें कर्टसी में बहुत कुछ लिखते हैं। हरमीत कि मैंने आपके इदारे में बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा, फला फला फला, ऑब्वियसली। मैंने लेकिन इन्होंने रिज़ाइन लिखा है सिर्फ 3 लफ्जों का। मतलब ये 3 लफ्ज होते हैं जिससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। 3 ही लफ्ज है जिससे उसे रिज़ाइन कर दिया। 3 अल्फाज को चुनाव करके। अच्छा जी, ये अल्फाज देख लिखा क्या है, बड़ा सस्पेंस आपने डाल दिया भाई। ये जो है मेरे ख्याल से वीडियो में लिखा हुआ है रेजिग्नेशन लेटर, सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा जी, गुड बाय, बाय बाय सर, बाय बाय, दैट्स इट, कुछ भी नहीं लिखा। रेजिग्नेशन लेटर ऊपर टैग लिखा हुआ है, ये वीडियो वायरल हुई भी है। ऊपर लिखे रेजिग्नेशन लेटर और नीचे लिखे बाय बाय सर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाय बाय। जान छूटी हुई। मेरे ख्याल में इदारे ने बड़े तलख जो यादें थी उसकी इदारे के साथ थी, तो उसने बोला कि क्या लिखूंगा कि बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा, मैंने फला फला यादें जो है मेरे साथ मुंसलिक रहेंगी। उसने बोला भैया एकदम की छुट्टी करके भैया बाय बाय बोल के चले जाओ यहाँ से। तो मेरे ख्याल में उसने भी बोला कि जान छुड़ा लेते हैं यहाँ से। खामोशी जो है ना, खामोशी सबसे बड़ा बदला होती है। उसने ऐसा बदला लिया है। ये वीडियो जो वायरल हो रही है ना, रेजिग्नेशन लेटर जो इंटरनेट पर इस वक्त वायरल है, इससे बहुत सारे लोग जो अपने इदारों से बहुत ज़्यादा तंग हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन वो ताल्लुक भी रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप इस दुनिया में रहना है, आपके ताल्लुकात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, कोलीग से, सर से, बॉस से मुलाकात हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत ऐसा जेस्चर भी है कि आप चुप रहें और चुप करके जहाँ से आपने निकलना है वहाँ से पतली गली निकलें, बाय बाय सर लिखें और वहाँ से चले जाएं। अगला काम खुद ही मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने सोचा आपको खबर देते हैं, आपको साथ ही रेजिग्नेशन लेटर भी दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट खबर है कि सऊदी अरब का सबसे हैरत अंगेज़ तामीराती मंसूबा जो है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। एरियल व्यू है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेसिकली आप इसको शहर कहें, और ये शहर जो है इसमें कम से कम हमने ये देखा है कि 90 लाख अफराद रिहाइश पजीर हो सकते हैं। एक बिल्डिंग नुमा ये शहर होगा जो कि सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है, जिसको नाम दिया गया है द लाइन का।
दी लाइन का इसको नाम दिया गया है और ये फ्यूचर इन्वेंशन है हरमीत। एरियल व्यू और जो हम तक अब तक 3D देख रहे हैं उसके मुताबिक तो ये कुछ और ही लग रहा है। 2023, 24, 25 या 30 की जो इमेजिनेशन हम करते थे ना, ये वो है। एग्जैक्टली मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि मोहम्मद सलमान जो है वली अहद है और किंग है वहाँ के, तो उसको हमने देखा है कि बड़ी नित नई चीज़ों के हवाले से वो बड़े ज़बरदस्त किस्म का वो काम कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं। और ख़ासकर एजुकेशन जो है उसके हवाले से हमने देखा है सऊदी अरब के लोग उसी तरह पैसा बहुत है, ऑयल बहुत है, जिसकी वजह से पैसा बड़ा ज़्यादा आ गया है, लेकिन एजुकेशन की तरफ उनका रुझान इंतहाई कम है और रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे टीचर जो हैं वो गए वहाँ पे पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान से बहुत सारे लेक्चरार जो हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, लेकिन अब उन्होंने कोशिश ये की है कि लोगों को जो है अपनी तरफ मुख्तलिफ इदारों की तरफ मुंसलिक करने के लिए, राग़िब करने के लिए उन्होंने नए प्रोग्राम शुरू किए और ख़ासकर ख़वातीन पर जिस तरह काम किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा पहली तरजीह जो है, अगर किसी खातून ने CV दी है और वहाँ पे 30 CVs जो हैं वो किसी और की आई हैं, लेकिन खातून को जो है वहाँ पे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ और साथ साथ में एजुकेशन के साथ साथ दीगर सेक्टर में भी बेपनाह मैं समझता हूँ इनकलाबी इक़दाम जो हैं आप ये समझे कि सऊदी अरब में किए जा रहे हैं। और ये जो शहर, ये जो इलाका, ये जो सिटी आप दिखा रही हैं विजुअल में जो दिख रहा है, वाकई में बहुत हैरानकुन है। और जैसे अगर हमने फिल्मों में देखा है और जिस तरह देखते रहते हैं कि एक नए गांव जिस तरह बसा लिए जाते हैं या नित नए शहर, तो ऐसे ही लग रहा है कि एक 3D जिस तरह ये विजुअल है, तो बड़े मजे का ये मुझे तो बड़ा मजे का लग रहा है। मॉडर्न इमेजिनेशन देख सकते हैं जो हमेशा हम 2025-30 की टेक्नोलॉजिकल जो पूरा एरिया है, पूरे शहर हैं जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम याद है बचपन में हम कहते होते थे कि 2020-30 में ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ी सी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के हवाले से हुई है, 30 तक तो हम ये इमेजिन नहीं कर रहे, आपके सामने वो चीज़ इन प्रोसेस है। ये पूरा शहर है, बल्कि एक बिल्डिंग का सा शहर है। और मैं आपको बता दूँ कि शहर में 200 मीटर चौड़ी, 500 मीटर ऊँची और 170 किलोमीटर रकबे पर ये जो है ना बिल्डिंग नुमा शहर होगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 90 लाख अफराद, इसकी कैपेसिटी जो है वो 90 लाख अफराद की होगी और इसको दी लाइन का नाम दिया गया है। इस पर काम जारी है, रोबोट भी यहाँ पर होंगे और एक जगह से दूसरी जगह का फासला जो है वो आप ट्रेन में सिर्फ 20 मिनट में तय कर सकेंगे। आपने कहीं भी जाना है, ऑल ओवर द सिटी। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती जिस पर काम किया जा रहा है। 2022 में इसका जो है वो डिज़ाइन जारी किया गया था और अब इस पर तेज़ी से काम जारी है। और वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। और है एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. Let's talk about today's current situation of Pakistani politics. कल की अगर हम हैपनिंग की बात करें, जिसका जिक्र में हमने शुरू में भी किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ की साइन नज़र आ रहा है हमें, लेकिन जजमेंट नहीं है। तो किस फैसले को मुअत्तल किया जाए या डिनाई किया जाए या किसको कलअदम करार दिया जाए, ये अभी हाई कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है। सिचुएशन जो भी है, लेकिन रिलीफ का साइन जो मिल रहा है इमरान खान को, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। फ़ारूक सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। सर, कहिएगा कि नाअहल किया और हमने देखा कि मुजाहिरीन बाहर निकले और ऐसा जो रिएक्शन हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान की तरफ से, वो नहीं आया। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मुजाहिरीन से कहा कि आप पुरअमन एहतजाज आपने कर लिया, जो करना था, अब आप घर वापस चले जाएं। अब रिएक्शन के बाद ये रिलीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें आ रहा है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं आया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल फैसला जो है अभी तक नहीं हमें भेजा, या हमें जो सफ़ात है वो नहीं मुयसर हुए, उसको होगा, कोई जजमेंट नहीं दे सकते हम, ऑब्वियसली हमें टाइम चाहिए, लेकिन ये रिलीफ मिल जाएगा सूनर और लेटर। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, PDM भी और PTI भी, ये सिस्टम की पार्टी है। अक्सरियत हमारे लोग पाकिस्तान के मासूम है, वो इनको इनकलाबी जमात समझ लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिखाना था 4-5 महीने रद्द अमल अपनी हुकूमत टूटने के बाद, वो लोगों को समझ रहा था, लोग समझ रहे थे कोई इनकलाबी रद्द अमल है, वो उनकी हुकूमत टूटने का रद्द अमल था। लेकिन पिछले 1-2 महीने से उनके लोगों के साथ जो पसे दीवार इक़्तिदार के लोग हैं, उनसे राब्तों की खबरें आती हैं और उनकी जमात के लोगों के राब्ते हैं, उनके भी राब्ते हैं। तो मेरा ख्याल है अब वो जा रहे हैं एक सो कॉल्ड सुलह की तरफ। सुलह तो होगी उनके साथ, क्योंकि इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है। लोग अक्सर पूछते हैं जी इमरान खान का क्या होगा। मैं कहता हूँ कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हैं जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी देते हैं। नवाज शरीफ के साथ लोगों ने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में आए, इलेक्शन लड़ा, बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ किया और बेनजीर भुट्टो आई मुशर्रफ के दौर में। तो ये जो लोग एक बिल्कुल
हतमी सा फैसला ले लेते हैं कि अब लड़ाई होगी और उसको शिकस्त होगी। इस मुल्क में किसी को शिकस्त नहीं होनी। जो आपस की ताकतें लड़ती हैं और उनकी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है लड़ने की, वो जब कुछ थोड़ी सी आगे जाते हैं तो जो उसके फॉलोअर होते हैं उसको इनकलाबी समझ लेते हैं। तो खान साहब के साथ मामला ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े मौज़ेतुंग बन गए हैं या चोलाई बन गए हैं, वो पॉपुलर जरूर हुए हैं। अब ये मेरा ये जब कहना कि पॉपुलर हुए इसका ये नहीं मतलब मैं उनकी हमायत करूं, एक रियलिटी है। और उनकी कुछ बातें जो उन्होंने तजर्बे से सीखी हैं वो हमें पहले से पता था कि वो नाकाम होंगे। अब वो कहते हैं जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैंने उनको कई दफा कहा था आप इक़्तिदार में आएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो नाअहल हो जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं होना। और 2023 में इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब की पार्टी भी होगी और ये भी मुमकिन है अच्छा, कि पीडीएम के कई लोग इत्तेहादी इमरान खान के बन जाएं अगली सही, अगली प्रेडिक्शन कर दी है सर। जी फरख साहब, अगर हम देखें जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा है हमेशा कि खान साहब बयानियां बनाने में बड़े माहिर हैं और कैसे उसको डिलीवर करना है वो भी आपको पता है। आपको इससे कबल जो है रिजीम चेंज के हवाले से जिस तरह उन्होंने किया और उसके बाद फिर रिजल्ट जो उसको मिला वो भी आपके सामने है। अब इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उसको 22 बनाने के हवाले से कोई जो बयानिया था वो उससे पहले उन्होंने किया, अपने जो वर्कर थे, अपने जो कारकुनान थे उसको पहले ही बताया कि भाई मेरे खिलाफ ये मामलात होंगे, ये शख्स जो है ये बाइस्ड है। अब अगर फैसला जो है खान साहब के हक में आता है तो कितना बड़ा दबाव जो है इलेक्शन कमिश्नर पर पड़ेगा, क्या कहेंगे सर इस पे आप? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मैं दबाव डालूंगा और उसके बाद फैसला ऐसे आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो राय बना लेते हैं और उसको समझते हैं कि ये हतमी है, ये गैर यकीनी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। खान साहब यकीनन अदालतें अभी 2-3 प्रोसेस है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से उनके हमायत में फैसला आने का बड़ा इम्कान है, 90% इम्कान है। तो फिर उनकी एक बड़ी गुडविल होगी कि देखा मैं कहता था बाइस्ड है। तो वो जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको और स्पिरिट मिलेगी और उनको इनकरेज होंगे कि हमारा लीडर सच्चा था। लेकिन ये जो बयानियां बनाने का, नैरेटिव बनाने का पाकिस्तान में एक अमल चला हुआ है, ये आरजी साहब आप देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया वोट को इज्जत दो, और उन्होंने गुजरांवाला में इतनी सख्त तकरीर की और उसके बाद जो सारी वोट की इज्जत दो तहलील हो गई, वो इक़्तिदार को इज्जत दो वाले बरले में दाखिल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान इतना रेडिकल लाइन लेते थे 4 साल पहले या 3 साल पहले। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी कोई तसादुम नहीं है निजाम के साथ। ये निजाम के अंदर छोटी छोटी अर्ताज है, सिस्टम खुद से टकराता है, समुद्र के अंदर की लहरें हैं, ये बाहर का कोई तूफान नहीं है। तो खान साहब इस सिस्टम का हिस्सा है। तो अभी उनका जो गुस्सा है वो अब नीचे जाएगा, अदालत में उनको रिलीफ देंगी। उन्होंने 7 हल्कों में इलेक्शन भी लड़ा, असेंबलियों से वो रिजाइन भी किए हुए हैं। अब देखें ना, उनकी पॉलिटिक्स में भी तजादात हैं, पीडीएम की पॉलिटिक्स में भी तजादात हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तजादात पर खड़ी होती है और कहीं पर अवाम का एजेंडा नहीं है। पीडीएम हो, पीटीआई हो, एजेंडा बिल्कुल नहीं है कि किसानों का क्या बनेगा, मेहनत कशों का क्या बनेगा, तालीम का क्या करना है, सेहत का क्या बनना है, मुझे बताएं। ये बिल्कुल फेक्स है जी, हम ताकत के मराकज के खिलाफ हैं, हम वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत क्या है? आप गरीब को रोटी दो तो वोट को इज्जत मिलती है, आप गरीब को तालीम दो। तो कहीं पर भी मुझे आप जरा ईमानदारी से 2013 से शुरू कर लें, 2008 से शुरू कर लें होने वाले इंतखाबात में, कहीं पर तालीम, सेहत, अवाम, मेहनत कश, दहकान, पसमानदगी, गुर्बत एजेंडा नहीं है पॉलिटिक्स में। यही है कि मुझे क्यों निकाला, फिर वो कहता है मुझे क्यों निकाला। तो खान साहब के साथ वही है, कोई ऐसी बात। सर ये कहिएगा कि जो बयानिए सामने आते हैं उसको भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि हम गुलाम नहीं हैं, या वोट को इज्जत दो, या की आज़ादी, या पाकिस्तान, या नया पाकिस्तान, या पुराना पाकिस्तान। सर ये कहिएगा कि अब जब प्रेशर की बात हरमीत कर रहे थे, तो क्या ऑप्शन बाकी रहता है इमरान खान के पास माँ सिवाय लॉन्ग मार्च के, जिसको वो मुसलसल डिले कर रहे हैं? मतलब उनके पास इस वक्त कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो वो प्ले कर सके माँ सिवाय इसके। और इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए या उनके चेयरमैन की बात की जाए या इदारों की बात की जाए, तो आपको पता है जोश खदाबत में उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है। अब वो थोड़े काम नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं अपने आप को, ये कैसे देखते हैं आप लॉन्ग मार्च को? देखें, इमरान खान बड़े कनिंग भी हैं और अच्छे ऑरेटर नहीं है। मैं आपको कुछ सही बताऊं, मैं उनको शुरू से जानता हूं, उनको मिलता रहा हूं, हमारी बड़ी गुफ्तगू होती थी, डिबेट होती थी। वो पाकिस्तान में चूंकि लोगों ने ऑरेटर देखे नहीं है तकरीर करने वाले,
कि कितनी जची तुली तकरीर करनी है। उनकी बड़ी सतही सी तकरीरें होती हैं और उसमें वो टकराते आईजी से हैं, वो टकराते किसी डीसी से हैं, वो निजाम से कभी नहीं टकराए। मुझे बताएं कभी उन्होंने कहा कि मैं जागीरदारों को उल्टा दूंगा, मैं सरमायादारी निजाम को उल्टा दूंगा, कभी ऐसी बात नहीं करते। ही इज वेरी कनिंग। लोग एज्यूम कर लेते हैं, वो मरियम नवाज को भी ऐसे एज्यूम करते हैं कि मरियम इनकलाबी हैं, या मियां साहब को भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब के मामला अब लो प्रोफाइल पे जाएंगे और उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया PMLN को वोट बैंक में। अब खान साहब के वोट जो हैं अगर अपने इक़्तिदार 2023 तक पूरा करते तो उनकी शायद पार्टी आधी से भी कम होती। अब वो पहले से ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, वो सिस्टम के लोग भी फरक साहब, इसी पर सवाल आपसे करना चाहूंगा जो सोहन ने सवाल आपसे किया लॉन्ग मार्च के हवाले से। फरक साहब, हमने देखा कि खान साहब जिस तरह तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन अगर खान साहब ये लॉन्ग मार्च अब अनाउंस नहीं करते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि कारकुनान जो है वो भी, उनकी भी एक तैयारी है ग्राउंड पे। अगर हम देखें, जाते हैं, मिलते हैं, तो आपको लगता नहीं कि कारकुनान की जानब से कोई मायूसी का इजहार किया जाएगा? नहीं, इस मुल्क के जो पॉलिटिकल सपोर्टर है ना, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो पीपल्स पार्टी एक होती थी जो बेजी भुट्टो के साथ खत्म हो गई और उसकी कोई लेगेसी है। ये बड़े बेचारे, मैं इनको मासूम पॉलिटिकल सपोर्टर कहता हूँ, ये सही एक्टिविस्ट भी नहीं बन पाए PTI के। तो वो अपने लीडर को हर शक्ल में दुरुस्त समझते हैं। लॉन्ग मार्च कहे तो तब दुरुस्त, लॉन्ग मार्च ना कहे फला कानून आज उनके लिए काला कलम सफेद था। तो हमारे ये फॉलोअर्स हैं, ये मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। उनको कोई मायूसी नहीं होगी। वो कहेंगे देखें खान साहब कितने अक्लमंद है, लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी तो डील हो गई। कल वो यही नहीं बातों पर फख्र करेंगे। अच्छा, डील एक शर्म वाली बात है और इस मुल्क में फख्र किया जाता है। आसिफ अली जरदारी को क्यों ज़हीन कहा जाता है? कि वो कोई अवाम की सियासत तो नहीं करते, कोई जमीनें तो नहीं किसानों को बांटते, कोई तालिब इल्मों के लिए तालीम तो नहीं कहते। जी कमाल कर दिया। अब देखिए ना, इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात से ज्यादा जहानत के किसको अलकाब मिलते हैं और अच्छे भले लोग तैयारी होते हैं। कमाल कर दिया जी। अच्छा, वो कमाल उनका यही है कि वो अपनी सियासत की जोड़ तोड़ जानते हैं। तो खान साहब की सियासत की जोड़ तोड़ जानते हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ भी वही करता है जिसके पल्ले कुछ हो, और उनके पल्ले तो वोट ज्यादा हैं, सीटें ज्यादा हैं। उन्होंने 7 सीटें जो इलेक्शन लड़ा है, तो उन्होंने ये साबित करना था ना कि मैं जीतता हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च करें ना करें। फरक साहब, एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूँगा, आपको याद होगा सर कि इमरान खान साहब का एक बयान आया था जब वो इख्तिदार में थे। वो ये बात किया करते थे कि मैं बहुत बाइख्तियार वज़ीर आज़म हूँ, मुझे किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो जब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो परसों गुज़िश्ता रोज़ एक बयान उसका सामने आया कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। कल परसों हमने एक और बयान देखा, गुज़िश्ता रोज़ जो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उसके हवाले से वो जब तकरीर कर रहे थे तो नारे लग रहे थे कि जो अली वज़ीर है उसको रिहा करो। तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरह से जवाब दिया कि भाई मेरे बस में थोड़ी, आप जो रिहा कर सकते हैं आप वहाँ चले जाए। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत भी कोई कठपुतली है, ये भी बेख्तियार ही है, जिस तरह खान साहब हैं ये भी उसी तरह ही हैं, ये भी मानने को तैयार तो हो गए हैं सर? देखिए, बात ये है कि मुझे अच्छा, मेरी आप किताब पढ़ ली इमरान खान के बिखरते ख्वाब। 2018 से उनके इक़्तिदार के आने से पहले क्या कि ये नाकाम होंगे और ये कहेंगे, 1 पेज पार्टी कहेगी कि मेरे इख्तियार में नहीं था। और मैंने ये भी लिखा कि 1997 में मेरे घर जब तशरीफ लाए कि आप पार्टी में ज्वाइन हो करें, तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि आप एक वज़ीर आज़म जरूर बनेंगे, उसकी वजह ये है। और इसके बाद कई मुलाकातें हैं जो मैंने अपनी इस किताब में लिखा। मैंने ये भी लिखा कि आप फिर कहेंगे मेरे पास पावर नहीं है, जब पावर में होंगे कहेंगे मेरे पास बड़ी पावर है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पावर जो सिविलियन लीडर को कभी मिली वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और वो भी साल एक के अंदर अंदर उनसे छीन ली गई। और ये बड़ी अहम बात है। उसके बाद पावर डिल्यूटेड मिलती है, ये पावर शेयरिंग होती है सिविल गवर्नमेंट्स को, जो 1988 से शुरू हुई है समझिए। उससे पहले जुनेजो को तो आप जवाब का दौर समझे ना। तो ये इनको भी पता होता है कि हमें पावर शेयर हो रही है, ये ऐसी बात इनको पता होता है हमें कौन चला रहा है। वो शेख रशीद साहब आपके बड़े पॉपुलर, वो सिगार पी के समझते हैं कि वो मुल्क चलाते हैं। वो ऐसी बातें हैं इनके कि कितने ताल्लुकात होते हैं, कितनी मानी जाती है। ये बड़े कनिंग पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। ये एक अजीब सा स्टेटमेंट देते हैं। खान साहब को ये भी पता है कि अगली हुकूमत में मेरे पास पावर कितनी होगी, क्योंकि उनके पास वो पार्टी ही नहीं है पावर लेने वाली।
उनके पास वो तंजीम ही नहीं है, उनके पास वो महातीर मोहम्मद जैसे कोई ऐसी पार्टी नहीं जो मुल्क सर बदल मेरी दे, बात या सुने, फिर मुस्तफा मैच कमाल तो पाशा हमेशा का से खुद। फिक्स होते हैं ना, इतनी बातें कर लेते हैं हम, स्क्रीन पे आ जाते हैं। अरशद जैसा बंदा जो है उसने इतनी बातें की, अरशद शरीफ साहब, और मतलब हमने टीवी पे आके बयानियाँ दे दिए, आपने बात कर ली, हरमीत ने सवाल कर लिया, मैंने एक सवाल कर लिया। मैच तो फिक्स है, हमें सब पता होता है, हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। व्हाट टू डू, हाउ टू डू? देखें, पॉलिटिक्स जो है ना, ये जो बात करना है ये एक फन है। मैं ऐसी कई बातें कर सकता हूँ जो कल सुपर लीड होंगी, लेकिन मुझे पता है नहीं करनी। हजरत अली की एक सेइंग है, योर एग्जिस्टेंस इज ब्रेवरी। तो बात ये कि स्वीडन में नहीं हम बैठे, ये मुझे पता है, मैं पाकिस्तान में बैठा। Yes, we are in मैंने Pakistan. 1989 में गैरिजन डेमोक्रेसी लिखी, मुझे पता है उसके क्या रिजल्ट थे। तो लाजमी नहीं कि हर बात की जाए, क्योंकि और बात करना फन है गिवन सिचुएशन में, कि आप बात भी कर जाएं और आगे भी निकल जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये बिल्कुल सीधी बात करना, कई लोग लगे होते हैं, मैं उसको कोई अक्लमंदी नहीं समझता, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल ये मैं इसको कहता हूँ कि चट्टान से अंडे को तोड़ने का फन है बात करना। ऐसे समाज में, Good ऐसे example, sir. स्टेट क्राफ्ट में, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में जहां पर पावर सेंटर जो है नकाबपोश समाज है ये, और पता नहीं कहां से कहां गोली आ जाती है कीनिया के। और मैं तो ये समझता हूँ उसको कीनिया जाने का मशवरा पता नहीं किसने दिया, वही उसका दुश्मन होगा। तो वो तो वहां तो क्राइम ऐसा है कि आप पूछे ना, पुलिस को $3-4 देने पड़ते हैं, इतना बड़ा काम हो जाता है। तो पाकिस्तान एक सेटल्ड सोसाइटी एंड स्टेट नहीं है, कि इंग्लैंड नहीं है। अब देखो ना, जो लोग इंग्लैंड में मुजाहरा करते हैं मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर, वो दुबई में क्यों नहीं करते, या वो सऊदी अरब में क्यों नहीं करते थे? तो वो इंग्लैंड में करते हैं ना, इंग्लैंड की डेमोक्रेसी इनको इजाजत देती है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान का सिस्टम है, सियासी लीडर हों या जर्नलिस्ट हों, जो बेचारे जरा आगे जाते हैं, या तो वो दिलेर होते हैं, या उन्होंने तय कर लिया होता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है फरीद साहब, थैंक यू है, सो मच। आपने कहा बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। वी आर इन पाकिस्तान। सो हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंस्पिरेशनल स्टोरी कहें या सैड स्टोरी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट आउट, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ देखी जिसमें हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे बच्चे जिन्होंने डिग्रीज़ की होती हैं लेकिन वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे डिग्री याफ्ता बच्चों को और यंगस्टर्स को, लड़कों को खासतौर पर बिरयानी बेचते हुए देखा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, कराची से भी वायरल हुई। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि अब ख़वातीन जो हैं, जो डिग्री याफ्ता हैं, मुल्तान की एक ऐसी बच्ची है हरमीत, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि वो डिग्री याफ्ता है लेकिन सहूलियात नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं और अच्छा कारोबार करने के वसाइल नहीं हैं। कैन यू इमेजिन कि वो गोलगप्पे की एक दुकान लगाकर गोलगप्पे बेच रही हैं। बिजनेस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं और बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ पर प्रोग्राम्स भी किए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप किसका नाम है, एक आइडिया पे आप कारोबार करना चाहते हो, लेकिन डिग्री हो के मुलाजमतों का ना होना, ये कितना बड़ा अलमी है। देखिए सुहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी नौजवान हैं, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को कैसे अटैक करना है, स्टूडेंट जिस तरह पैसा लगा के, पानी की तरह पैसा बहा के हर सेमेस्टर में कितना पैसा देना पड़ता है। फिर आपको पता है कि हॉस्टल में आप रह के इतनी महंगाई है, उस महंगाई के दौर में भी आप हॉस्टल में रहते हैं, किस तरह गुजारा करते हैं। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, आप भी रही हैं, तो हमें पता है कि लाइफ किस किस्म की होती है। घर के हर शख्स के, हर बंदे के घर के हालात एक जैसे नहीं होते। कई लोग बड़े मुश्किलों से आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके डिग्री हासिल करते हैं और बहुत सारे अरमान होते हैं उनके कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे और ये ख्याल होता है, एक सोच होती है, एक ड्रीम लाइफ होती है कि यूनिवर्सिटी से जैसे मैं फारिग होऊंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे मुझे जॉब मिलेगी, कहाँ कहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा, यहाँ पे रहूँगा। बहुत सारी कमाल की जो ख्वाब हमने सजाए होते हैं और बहुत सारी सोचें होती है। लेकिन जैसे डिग्री लेते हैं और फिर जब दरवाज़ा खटखटाते हैं मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ पे जाते हैं, तब जब वहाँ से मायूसी होती है तो फिर सोचता है बंदा कि डिग्री मैंने क्यों ली। यही चीज़ जो आप जिक्र कर रही हैं, जिस खातून का आप जिक्र कर रही हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो भी इस मराहिल से गुजरी होगी जहाँ पे कहीं ना कहीं मायूस होके उसको, क्योंकि रिज़्क, पेट तो भाई, पेट को तो रोटी चाहिए, आप जैसे हैं तैसे हैं, आप भाई पेट भूखा नहीं रह सकता। उस भूखे पेट को पालने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। हबीबा इस बच्ची का नाम है।
अच्छा, हुबैबा बच्ची का नाम था, हबीबा नहीं था, लेकिन जब उससे ख़ुद बातचीत हुई हमारी टीम की तो हमने ये देखा कि वो अभी एक्चुअली डिग्री कर रही हैं। दिसंबर में उनकी कॉन्वोकेशन होगी, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बिफोर दैट उन्होंने अप्लाई किया। और हरमीत, डिग्री भी जो है ना वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की है, बिज़नेस की है, दिस समथिंग लाइक जिसमें आपको अगर आपके पास स्किल्स हो, आपको काम आता हो किसी भी इदारे में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन फुकदान है इस चीज़ का, बहुत कम है मुलाजमतें अच्छे इदारों में जो कि यहाँ पर बच्चियाँ काम कर सकें। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने जिक्र किया, शायद इसने अभी तो डिग्री नहीं ली, लेकिन अंदाज़ा आपको पहले भी हो जाता है। बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, जाहिर बात है मसाइल ही आपको लेके जाते हैं उसके हल की तरफ, आप निकलते हैं कि भाई इस मसले का हल जो है अब मैंने तो तलाश करना है। तो शायद जाहिर बात है मजबूरी है। फिर आपने जो स्टोरी सुनी उसकी देखी कि बूढ़ा बाप घर में कोई ना हो तो सब कुछ सिस्टम चलाना है, तो आपकी बात भी दुरुस्त है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती और नहीं है, मजबूरी है, बहुत सारी चीज़ें हम देखें कि वहाँ से बहुत सारे डिग्री होल्डर जो हैं, मैं एक जगह से मैं गुजर रहा था, वहाँ मैंने पूछा, एक बहुत बड़ी लाइन थी और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई जिनमें किसी के पास मास्टर किसी ने किया था, किसी ने MS किया था, कोई अच्छे भली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। जब मैंने पोस्ट का पूछा तो आम सी पोस्ट थी और उसके लिए लोग जो है लाइनों में खड़े थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ही हमें ना प्रोवाइड हैं, ना हमें मिलती हैं, ना उसी तरह हैं। प्राइवेट सेक्टर को अगर देखें तो वहाँ पे भी बड़े मुश्किलातों का सामना है, सरकारी जॉब्स तो ना होने के बराबर है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है और अगर आपके पास कुछ ना कुछ है और कुछ स्किल हैं तो जाके मार्केट में आपको, लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम कर रही है, लेकिन मुश्किलात बहुत होंगी। लेकिन उसके हिम्मत को, उसके हौसले को मैं समझता हूँ कि दाद देनी होगी कि वो बाहिम्मत लड़की है, खातून है, खड़ी है, डट कर मुकाबला कर रही इन हालात का। और हरमीत, आप देखिए, एक तरफ हमने खबर दी है कि बाजोड़ का ज़िला जो है वहाँ पर बहुत सारे गांव, बहुत सारे अभी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई स्कूल ही मौजूद नहीं है। मतलब वहाँ पर बच्चों को हम तालीम दे नहीं रहे, वो एक बेसिक नीड है। और हम अगर मुलाजमत की बात करते हैं तो एक बच्ची या एक बच्चा, एक नौजवान जो तालीम हासिल करता है, इतना पैसा लगाता है, 15-20 लाख की आज एक डिग्री होती है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें, गवर्नमेंट से करें या सेमी गवर्नमेंट से करें, तो एक इन्वेस्टमेंट होती है आपके माँ बाप की जो आप करते हैं। तो बेसिकली इसके बाद महकमा जात को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाकर जब आप बाहर मार्केट में भेज रहे हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन मुलाजमतें ना होने के बराबर है। हमने अब लेनी है एक न्यूज़ ब्रेक और आप खबरें सुन के वापस आए, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और सेकंड चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए भी। अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, आप ओबेसिटी का शिकार हैं और ज़िंदगी में बहुत सारे मसले, या वैसे भी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज़ मार्केट में बहुत सारी मौजूद हैं, जिसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस सूरत में जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सवाल और ऐसे बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ जो आपके दिमाग में हैं, उसको इस सेगमेंट में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लाइपोसक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक और टर्म है बैरिएट्रिक सर्जरी। अब ये क्या है और इस पे कब जाना चाहिए, कब शिफ्ट करना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट में सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हमारे लिए हैं, लेकिन उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करना है, कब करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो इसके सारे सवालों के जवाब लेंगे। माज़ुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे सवाल मैंने शुरू में अचानक से कर दिए हैं, लेकिन हम ग्रेजुअली शुरू करते हैं। एम्बिग्विटी सबसे पहले मैं दूर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी है, वो लाइपोसक्शन हो, बैरिएट्रिक सर्जरी हो या कोई भी एक्सवेजी प्रोसीजर हो, वो होता उन लोगों के लिए जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो लाइपोसक्शन की तरफ जाने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं, ये ट्रीटमेंट एग्जैक्टली है क्या और ये किसको कराना चाहिए? मैं थोड़ा सा, मैंने काफ़ी प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। वज़न कम नहीं होता, कम होएगा तो 1 किलो हो गया। इट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। ठीक है। लाइपो में क्या करते हो, आप फैट सक कर लेते हो, जो आपकी चर्बी होती है। तो हर किसी को लाइपो की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग जो चाहते हैं, सपोज़ किसी का वेट 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, वो चाहते हैं हमारी जो एक्स्ट्रा फैट जो आपके लव हैंडल्स हैं, आपकी आर्म्स में हैं, थोड़ा सा पेट पे ज़्यादा फैट हुआ है वो निकाल लो। तो अगर थोड़ा सा हमारा जो पेट निकला हुआ है वो कम हो जाए तो उससे आपकी बॉडी की शेप बनती है, लेकिन आपका वेट कम नहीं होता। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा इस आपको मैसेज मतलब सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो वेट लॉस है वो इससे ज़्यादा नहीं होएगा। 2-3 kg तक वेट लॉस हो सकता है,
ठीक है, लेकिन Extra fat को exclude करना है आपकी आपका जो body से। फैट निकलना है। जो दूसरी सर्जरी है दैट इज़ बैरियाटिक सर्जरी, जिसको कहते हैं वेट लॉस सर्जरी। अब वेट लॉस सर्जरी जो बैरियाटिक है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन, जिसमें आप स्टमक का साइज़ कम कर देते हो। ठीक है। जो रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन जो मोस्ट कॉमन है वो गैस्ट्रिक स्लीव है और गैस्ट्रिक बैंड है। गैस्ट्रिक बैंड पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया है, ये लोग कर रहे हैं, मतलब क्रिमिनल, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वी आर नॉट ऑफरिंग गैस्ट्रिक बैंड। अब जो दुनिया में मोस्ट कॉमनेस्ट ऑपरेशन है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसमें आप मैदे का साइज़ 70 से 80% कम कर देते हो और एक हार्मोन होता है ग्रिलिन, आप उसे निकाल लेते हो। उससे क्या होता है कि आपको भूख कम लगती है और आपका वज़न कुछ 6 महीने में 60% जो एक्स्ट्रा वेट है आपका वो कम हो जाएगा। सपोज़ किसी का 100 किलो वेट है तो उसका आपको 40 kg तक कम हो सकता है अगर उसकी हाइट 5'7" के करीब है। ठीक है जी, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा एक्सेस जो वेट लॉस होता है वो 60% आपका 6 मंथ्स में कम होता है। ये की होल सर्जरी होती है, स्मॉल होल्स के ज़रिए आप जाते हो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लोग इसे जो आम पब्लिक इसे लेज़र भी कहते हैं कि जी पेट खोले बगैर कर दी। अब इसमें आप मैनिपुलेट करते हो, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब जो इस सर्जरी को आप बैरियाटिक सर्जरी से चेंज हो गया नाम इसका, और ओबेसिटी सर्जरी जिसे हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सर्जरी मींस जिसमें आपकी मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, जिसमें आपकी शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका सांस की जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपके हार्ट की, किडनी डिजीज़ हैं, ये ओबेसिटी की वजह से जिनमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाती हैं। दुनिया में शुगर ख़त्म करने का एक ही तरीका है और जिनकी हम बैरियाटिक सर्जरी करते हैं, एक तो स्लीव से भी जिनकी शुगर इतनी पुरानी ना हो, 5 साल से कम हो, उनमें स्लीव का बहुत अच्छा रोल है। अब जो दूसरा जो ऑपरेशन है उसे कहते हैं बाईपास, जिससे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर। तो मैंने बोला था कि 2 टाइप के हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव मैंने बता दिए। अब मैल एब्जॉर्प्टिव मीन्स कि जिसमें आप थोड़ा मैदा कम भी करते हो और साथ आप एडिशनल इंटेस्टाइन अटैच कर देते हो। उससे क्या हुआ, एक तो नॉर्मल आपका मैदा कम करने से वेट लॉस हुआ, दूसरा आपने जब इंटेस्टाइन मेजर करके वहाँ रखी तो खाना जो अपने नॉर्मल रूट से एब्जॉर्ब हो रहा था वो ना हुआ, तो कैलोरीज एब्जॉर्ब ब्लड में वहाँ ना हुई तो डिलेड एब्जॉर्प्शन हुई, तो उससे वेट कम हुआ। ये बहुत अच्छे ऑपरेशन हैं शुगर के लिए, ये बहुत अच्छे ऑपरेशन हैं जिनके वेट बहुत ज़्यादा हैं जो खुद कम नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये जिन बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बच्चों में ओबेसिटी की बात की जाए या बड़ों में मोटापे की बात की जाए, ये कॉज करती है बहुत सारी ऐसी डिजीज़ का हम जिक्र करते रहते हैं कि अगर आप मोटापे का शिकार है तो ऑलरेडी दिल की बीमारी और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो है वो आपको सिर्फ ओबेसिटी की वजह से आ जाती हैं। अब ये बताएगा कि आपने बहुत सारे ऑब्वियसली केसेस किए होंगे, फिर टॉकिंग अबाउट टुडे, तो आज मतलब आज भी बहुत सारी सर्जरीज़ हैं। इसके अलावा 350 kgs का जो एक रीसेंट केस आपने किया था, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिएगा कि वो किस तरह से सक्सेसफुल रहा और उसको हमने कौन सा तरीका इलाज जो है वो किया था। अभी रिसेंटली एक हमने ऑपरेशन किया है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। 350 किलो उसका वज़न था। हम नॉर्मली जो जिसका वज़न 250 से ऊपर हो उनमें हमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करना मुश्किल होता है, ठीक है, बाईपास भी मुश्किल होता है। तो हम बाईपास की निस्बत स्लीव आप कंपैरेटिवली इजी है तो नॉर्मली आप ऑफ़र करते हो स्लीव। तो हमने क्या किया कि इस पेशेंट का हमने फर्स्ट गो में हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, जिसको कहते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या 1 एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी का 350 आप पहले स्लीव करते हो, उसका 100 कम होता है, तो फिर आप उसको दूसरा ऑफ़र करते हो। तो इसे एक ही स्टेज में इसका ये कर दिया, तो ये दुनिया में वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट प्रोसीजर था कि इतने वेट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक होकर घर भी चला गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो टीम है वो इन्वॉल्व, खाली अकेले बंदा नहीं होता, आपका पूरा ICU मैनेजमेंट। आप ऑपरेशन अच्छा भी कर लो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी टीम अच्छी हो। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क ऑल दो। हमारे साथ ना हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आप पूछना चाहेंगे कुछ? जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा सर कि इसके हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा, लाइपोसक्शन जो है इसके करने के बाद क्या दोबारा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं शेप, बॉडी में शेप चाहते हैं, कोशिश होती है आप जो ज़्यादा चर्बी है उसको पिघलने के लिए भी आते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या दोबारा भी वो इसी तरह दोबारा जिस सूरत में वो आपके पास आते हैं और कहीं ना कहीं तब्दीली लेके जाते हैं, तो क्या वक्त के साथ साथ वो वैसे रहते हैं या उसी में दोबारा जो है वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और चर्बी दोबारा उनकी जिस्म पे आ जाती है? देखें इस ये ताल्लुक़ आपके खाने पे है, ठीक है।
मैंने आगे ही बोला है कि लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर, इट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जस्ट गिव्स शेप्स टू योर बॉडी। तो जब आप Cosmetic खाते हो surgery है, ठीक। दोबारा तो फिर फैट हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं 2-2 3-3 दफ़ा लाइपो करानी पड़ती है, लेकिन उससे आप क्या होता है, स्किन थोड़ी क्या होती है रिडेंडेंट, उसमें आपके पैचेस होते हैं। आपको पता है कि लाइपोसक्शन भी जो करा रहे हैं वो भी एक्सपर्ट बंदों से करानी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया किसने कहीं से लाइपोसक्शन कराई आउटसाइड लाहौर से, तो वो बेचारे की सारी स्किन नेक्रोज हो गई, काली हो गई, वो बेचारे वो सारे पैचेस आपको उतारने पड़े। और वो मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी जा रहे हो देखो उनकी रिव्यूज़ कैसे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, और आपको ज़रूरत भी है उस ऑपरेशन की नहीं, क्योंकि लोग आपको कह रहे हैं जी आपका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कोई नहीं कम होना आपका लाइपो से, आपकी बॉडी की शेप बनेगी। इसलिए जिनके वज़न 100 किलो से ऊपर हैं उनको उनका लाइपो का कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी जिनके वज़न ज़्यादा हैं। तो आपने देखना है कि लोगों को ऐसा प्रोसीजर आप उनको एड्रेस करो जिससे उनकी ज़िंदगी बदले। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका वजन कम नहीं होता, लेकिन आप इंचेस में कम हो जाते हैं। आप इंचेस में कम होते हो, इंचेस में कम हो जाते हैं बिकॉज आपकी लव हैंडल अंदर चले जाते हैं, या अगर आप फैट है। जी देखो जी, जी आपकी वेस्ट बड़ी है, आपकी वेस्ट कम हो जाती है। जी हरमीत जी, जी। पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे जो उनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, कहीं ना कहीं उनका जिस्म लटका हुआ होता है, उससे भी बड़े परेशान होते हैं। तो उन लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? जिनका लटका होता है जिस्म, जैसे फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरीज और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद, तो आप उनका टमी टक करते हो, ठीक है। टमी टक के साथ आप लाइपो कर सकते हो। अच्छा। टमी टक को कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी या बॉडी कंटूरिंग आप कहते हो। वो एक सेपरेट ऑपरेशन है, उसमें लंबा एक कट होता है, जो एडिशनल जो लटका हुआ पेट होता है वो आप निकाल देते हो। हम ये करते हैं ये वाले ऑपरेशन जिनको ज़रूरत हो। उसमें आप क्या करते हो कि पहले आप बैरिएट्रिक पे जाते हो, तो जिनका वज़न ज़्यादा हो, फिर जब एक दफ़ा स्किन आपकी लूज़ हो जाए, वेट कम हो जाए, तो देन यू ऑफर टमी टक। आपने अदर वे राउंड नहीं करना, अनलेस कि किसी का वेट कम है, 60-70 kg वेट है लेकिन पेट बहुत लटका हुआ है, उसमें सिर्फ आप डायरेक्टली टमी टक करोगे। लेकिन ज़्यादा वज़न में पहले आपको वेट लॉस करना है, चाहे आप अपनी डाइट से करो, चाहे आप किसी सर्जरी से करो। फर्स्ट यू गेट योर सेल्फ टू द ऑप्टिमाइज लेवल जो वेट का आपका, जब आपका वहाँ वेट जब हो जाएगा फिर आप ऑफर करो, और जाके आप करो, बोलो सर्जन को जी मेरा ये रिडेंडेंट स्किन है, जो लटका हुआ पेट है, आप उसे निकाल दो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारी ऐसी जगह से करा के आते हैं जो तो या तो लोकल होती हैं, या सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते, या इक्विपमेंट सही नहीं होता, उसके बाद डैमेज हो जाता है, उसके बाद आप उसको रिपेयर भी करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप करते हैं, बहुत सारे आप रिपेयर करते हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारी यही वो चीज़ें जिसकी वजह से लाइपोसक्शन या ब्रायोटिक सर्जरी है, जिसके बारे में आप बाईपास की बात कर रहे हैं, लोग इस तरफ नहीं जाते। आपने जो केस स्टडीज़ की हैं उसमें एक साइड इफ़ेक्ट किस किस चीज़ का होता है, और उसमें आपकी क्या गलतियाँ होती हैं? आपने लाइपो करा लिया, इट्स ओके, आपने ब्रायोटिक करा लिया, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद आप ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं कि ये बहुत बड़ा डैमेज का सबब बनती हैं ख़वातीन देखिए की? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या करना है कि आपको मैंने क्या, पहले आप प्रॉपर सर्च करोगे कौन कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अब आप जब जाते हो तो आपने, जो भी डॉक्टर जाता है, अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको बताएगा इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, ये रिस्क हैं इसके। अगर जो कॉम्प्लिकेशन जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती हैं। आपके जो खाने के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं कि ये कम हो जाते हैं, विटामिन B12 कम हो जाता है, तो हम उन्हें सप्लीमेंट साथ देते हैं। उन्हें बताते हैं कि बाईपास अगर आपने कराना है तो लाइफ लॉन्ग आपको विटामिन्स लेने पड़ते हैं। अगर आप स्लीव करते हो तो 5-6 साल बाद स्टमक बड़ा हो जाता है, तो उसमें तो इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो लेकिन मोस्टली आपको विटामिन मिनरल्स आपको लेने पड़ते हैं। तो जैसे अगर जैसे लाइपो वगैरह भी है, उसमें भी आपको कहते हैं कि आप पूरा, क्योंकि एक एरिया से आपने फैट निकाला है ना, तो वो एरिया क्या होएगा, गैप होएगा, तो आपको कंप्रेशन बहुत अच्छी करनी पड़ती है। तो आप उसको पूरी कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं, आप वो आपको पहनने पड़ते हैं ताकि वो जो आपका एक्स्ट्रा स्किन है वो साथ चिपक जाए ना, जो आपकी जो लूज़ हो गई है वहाँ से। अगर आप कंप्रेशन अच्छे करोगे, मसाज अच्छा करोगे, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी डॉक्टर है हमेशा, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि पेट लटकता हुआ पेट, हमने जो बात की आपने बड़े तफसीली से उस पर ब्रीफली बताया। आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे बॉडी में और कौन से पार्ट्स हैं जिसका कॉस्मेटिक जो सर्जरी है वो मुमकिन है, और वहाँ से उनको कोई जो चाहते हैं, जिस किस्म की वो चाहते हैं उसी तरह शेप भी बन जाती है? थोड़ा सा ये बताइए। देखिए जी, आप बॉडी कंटूरिंग हर जगह की हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके फेस हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके फेस अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो टीम है हमारी प्लास्टिक सर्जन की, वो दे आर डूइंग। जैसे बाजू हैं, किसी के बाजू बहुत ढलके होते हैं, लूज़ हो जाते हैं, उससे ब्रेकियोप्लास्टी कहते हैं, वो होती है। थाई
बहुत लूज़ हो जाती है, उसे थाई प्लास्टी कहते हैं। आपके छोटे चिन हैं, जैसे चिन की भी लाइपोसक्शन हो जाती है। तो लाइपोसक्शन डिफरेंट एरियाज़ की होती है, लेकिन फिर मैंने बताया उसमें बहुत ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। 100 से ऊपर लाइपोसक्शन का फ़ायदा नहीं है। अच्छा। लाइपोसक्शन का फ़ायदा है कि आपका वेट कम हो और आप यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द कॉस्मेटिक just रीजन। want to shape up yourself, जी, that's it. वेट लॉस के लिए बैराटिक है, और बैराटिक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं तो पूरी दुनिया से करता हूँ, मतलब ओवर 7000 मैं कर चुका हूँ। हैवीएस्ट इन द वर्ल्ड भी किया हुआ है, हैवीएस्ट इन पाकिस्तान भी किया हुआ है, हैवीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड भी किया हुआ है, एक विंचेस्टर सिंड्रोम में वो किया है। अभी ये जो 350 वाला ये वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। आज तक इस वेट पे गैस्ट्रिक बाईपास किसी का नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, होके कितना घर weight चला कम हुआ गया। था जो केस स्टडी आप अभी शेयर कर रहे हैं? 50 केजी, अभी 50 अब केजी इसका हुए हैं। 50 केजी कम हो चुका है। और 25 केजी हमने प्री ऑपरेटिव किया था, उससे हम डिफरेंट शेक्स देते हैं, प्रोटीन शेक, डाइट प्लान वगैरह होते हैं, उसका 25 किलो उससे कम हुआ। तो क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें आपको प्रिपेयर करके करना पड़ता है। स्ट्रेट अवे ये नहीं होता कि आप उन्हें 2-3 वीक्स डाइट पे डालते हो, उनको आप वेट जो आपके वेट कम था कि वो हमारे लिए लिवर ताकि रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इतना लिवर का हाल ख़राब है, फैटी लिवर इतना ज़्यादा, इससे कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोइड हेपेटाइटिस। उसमें इतने लोगों को ये है, क्योंकि ये जो ऑयल वगैरह और ये चीज़ें हैं ये आप खा रहे हो, जो इसमें कि आपको पता है कि हमारे पास कितने सब स्टैंडर्ड चीज़ें यहाँ मिलती हैं। सबसे अच्छा मैं लोगों को ये मैसेज दूँगा, सरसों का तेल सबसे अच्छा है, आप वो लो जो जमता नहीं है, मतलब वो अच्छा ऑयल है। हंडिया भी उसमें पकानी चाहिए। आप अपने अच्छा जी, और आप अपने थोड़ा रोज़मर्रा आप अपने कार्ब्स बंद करो, रात को तो कार्ब्स काफ़ी कम करो। तो आप प्रोटीन लो, आप मैं लोगों को कहता हूँ PSF लो जी, प्रोटीन पे सैलड्स पे फ्रूट्स। अगर आप इस पे जाओगे तो ऑब्वियसली गोना रिड्यूस योर वेट। आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, 30 मिनट्स आपने लाजमी करना है, एटलीस्ट 150 to 80 मिनट्स इन अ वीक आपने करना है। और अगर आप और प्रिसाइज हो जाओ, यू हैव टू बी लाइक 10,000 स्टेप्स आपने करने हैं। और जो एक और जो क्वेश्चन है, मतलब जो आम लोगों डॉक्टर के साहब लिए, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम भी आप उन बच्चों को भी दें, बुजुर्गों नौजवानों को भी दें। खासकर हम देख रहे हैं कि जंक फूड का रिवाज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से घर तक डिलीवरी की जो चीज़ें आई हैं, ये जो सर्विस हुई है, उससे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है, मैं तो खुद मेरी जब नज़र पड़ती है तो काफ़ी फुले हुए नज़र आते हैं। उनको आप क्या कहेंगे सर, जो कोल्ड ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं, जो जंक फूड खाना, रोटी दाल, कभी हम चावल खाते थे या थोड़ी बहुत जो साग है इस किस्म की सब्जियों की तरफ जाते थे, अब हम हट रहे हैं इस चीज़ों से, उसके बारे में आपका क्या मैं आपको ये बताऊं कि आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसमें क्या होता है कि लोग आजकल ग्राउंड्स कम हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, लोग क्या करते हैं कि घर में लेके कंप्यूटर, आपके वीडियो गेम्स, आपके Gadgets. मोबाइल्स, गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो वो इनमें रहते हैं। आपको पता है कि बच्चों में भी ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट विद इन फ्यू ईयर्स हर चौथा बच्चा ओबीज़ होएगा, हर चौथा पाँचवा बच्चा डायबिटिक होएगा। पाकिस्तान पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह पीड्स ओबेसिटी मैं ही करता हूँ। मैंने आपको बताया था हैवीएस्ट बच्चा वो 200 किलो का था, पाकिस्तानी, वो बच्चा ये है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी है। वो बच्चा है। 10 साल का बच्चा, 200 किलो का, उसको मैंने ऑपरेट किया, अब वो 100 केजी पे आ गया। इस तरह लातादाद बच्चे। एक और बच्चा था हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी डिफिशेंसीज हैं, लेप्टिन डिफिशेंसी। दो भाई थे, एक का वज़न 165, एक का वज़न 150 किलो, नादे अली और एक और उसका नाम, पिंडी से आए। एक बहन की डेथ होगी क्योंकि वो लेप्टिन मिलता ही नहीं है पाकिस्तान में, खैर से पिछले 20 साल से। इतने बच्चे जब इस एज पे पहुंचते हैं उन्हें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सांस की तकलीफ और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सर बीइंग अ डॉक्टर तो आपने चलिए सब कुछ बताया कि ये तरीका इलाज मौजूद है, चाहे वो लाइपो हो और बायोटिक सर्जरी हो, बाईपास हो, ये वो उन लोगों के लिए है जो बड़े हैं या ऑब्वियसली जो मोटापे का शिकार हैं, जो ज़िंदगी को और तरीके से आप देखना चाहते हैं, उनको बेसिक के लिए तरीका इलाज मौजूद है। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर एक काइंड सजेशन आपने ये भी दिया है कि लाइफस्टाइल बेहतर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकेंगे। और ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के बाद ही हो सकता है। ये 1 डे डाइट या 1 मंथ डाइट नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। सो यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और बड़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के शुरू में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर हम सैलरी की बात करें और फिर हम बात करें कि सैलरी आपको 1 क्लिक पर मिल जाए, सो इस ये प्रोसीजर है क्या, हाउ टू प्रोसीड, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब अगर व्हाट्सएप ऑनलाइन की बात करें तो ऑन डिमांड आपको सैलरी मिल सकती है, ये क्या मिथ है? और ये बेसिकली हमारे पास यंगस्टर हैं, हसन इनका नाम है, हेड ऑफ मार्केटिंग है और कराची स्टूडियो में मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। हसन कैसे हैं आप, ठीक है? बहुत शुक्रिया सोहा जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसन बताइएगा कि हम तो सुनकर काफ़ी खुश हो गए थे कि हम तो इंतज़ार करते हैं, अब ऑन डिमांड सैलरी आना, इट्स अ गुड जेस्चर और साउंड्स गुड। आपने इसको किस तरह से लॉन्च किया, ये क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल जी, मैं बताता चलूँ, अभी पाकिस्तान का पहला फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑन डिमांड सैलरी की सर्विस और उसके साथ और भी प्रोडक्ट्स फराहम करता है। अगर मैं बताता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेसेस और बिजनेसेस कैश फ्लोज को लेकर और एम्प्लॉयज़ सैलरीज़ को लेकर इन हालात में काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी वजह से अभी 3 प्रोडक्ट लेके आया है जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बड़े अच्छे से। फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपने बताया ऑन डिमांड सैलरी, उसको हम अर्नड वेज एक्सेस कहते हैं। इट्स अ ग्लोबल टर्म जिसके थ्रू आप अपनी सैलरी जिस वक्त चाहे जहाँ से चाहे निकाल सकते हैं ऑन अ सिंगल टैप ऑफ बटन। दूसरा प्रोडक्ट है जी पेरोल फाइनेंसिंग या पेरोल प्रोसेसिंग का, जो कि हम लोग बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पर डिस्पैच कर सकें। और थर्ड प्रोडक्ट हम लोग देते हैं इनवॉइस फैक्टरिंग का, जिसमें यूजुअली आपके पास लेट पेमेंट्स करने का जो वजह होती है वो ये होती है कि आपके पास आपके वेंडर्स से पेमेंट क्लियर नहीं हुई होती, या आप अपने वेंडर्स को लेट पेमेंट करते हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम इनवॉइस फैक्टरिंग का प्रोडक्ट लेके आते हैं। अच्छा ठीक है हसन, ये कहिएगा कि मतलब मैं चाहती हूँ कि जो आवाम हमारी देख रही है ना, उनको ज़रा आम फहम तरीके से समझाया जाए ताकि उनको समझ आ जाए। ऑन डिमांड सैलरी मतलब क्या वो सारे प्लेटफॉर्म जो जहाँ पर लोग मुलाजमत करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर होंगे और वो कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पे होंगी? आपने किस तरह से उन्हें इकट्ठा किया? या ऑन डिमांड अगर हमें किसी कंपनी का एक सैलरी डेट ही नहीं है और वो उस 10 डेज़ में, अगर फर्स्ट वर्किंग डेज़ की बात करें, फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ द मंथ की बात करें, उसमें अगर सैलरी मुझे चाहिए या हरमीत को चाहिए, तो हम उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे ऑन डिमांड सैलरी ले सकते हैं? मतलब ये क्या प्रोसीजर है? ओके जी, मैं प्रोसेस बताता हूँ इसका। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बेसिकली हम बिजनेसेस के साथ पार्टनर करते हैं और उनके सारे तमाम एम्प्लॉयज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स से आपकी जैसे पब्लिक न्यूज़ एक कंपनी है, दे विल गेट ऑन बोर्ड, हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा आएगा, हम लोगों ने उन एम्प्लॉयज़ के लिए अकाउंट्स बना देने उनकी सैलरी के हिसाब से। सो इमेजिन मैं अगर 30,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं दिन के 1,000 रुपये कमाता हूँ। इस हिसाब से मैं हर दिन जब 1,000 रुपये कमाता हूँ तो 10 तारीख तक मैंने 10,000 रुपये कमा लिए। सो अभी की ऐप में मुझे 10,000 रुपये शो हो रहे होंगे और मैं विद इन अ टैप ऑफ बटन 30 सेकंड के अंदर उस 10,000 में से जितने पैसे चाहूँ निकाल सकता हूँ और उसको मैं किसी भी अपने बैंक अकाउंट या वॉलेट में डायरेक्ट कर सकता हूँ। सो जैसे कि होता है कि आप कभी अल्लाह ना करे किसी इमरजेंसी में या कोई एक अच्छी मोमेंट है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं जहाँ पे उनको लेट्स से रात को इमरजेंसी हो जाती है और उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो हमारी ऐप बड़ी आसानी से यूज़ करके अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनकी बर्थडे, एनिवर्सरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, आजकल के हालात आपने देखे हैं, चीज़ों के प्राइसेस 8 महीने में डबल हो चुके हैं, तो जाते हैं और जी पता चलता है कि देयर बजट इज़ नॉट सफिशिएंट, अब उनका बजट कम पड़ गया है, तो वो जी अपनी ऐप से पैसे उसी वक्त निकाल के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनीज़ का और इसका ऑन बोर्ड रीपेमेंट आना साइकिल भी बहुत बड़ा ज़्यादा आसान ज़रूरी है। मुझे ये बताएगा कि अब तक किन किन कंपनीज़ को आप ऑन बोर्ड ले चुके हैं, और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि इनिशियली ग्रेजुअली आप लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस पर ऑन बोर्ड आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ने वो अमाउंट आपके पास ट्रांसफ़र करनी है, तो वो जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होंगे वो वक्तन फ़वक्तन उसको ऑन डिमांड निकालते रहेंगे। तो अभी किस किस को आप ऑन बोर्ड ला चुके हैं कंपनीज़ में से? देखिए, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कंपनीज़ के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता, बिकॉज़ अभी अपने पैसे आगे देता है। सो लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉई डिमांड करता है, कोई सैलरी अपना एडवांस लेना चाह रहा होता है, तो अभी अपने पैसों में से उसको पैसे देता है, और उसका जब पेरोल चलना होता है, जब उसको पहली तारीख को सैलरी मिलनी होती है, उसमें से वो कंपनी उसके वो पैसे डिडक्ट करके उसको बकिया पैसे दे देती है। बाकी जो उसने पहले लिए हुए होते हैं वो अभी को वापस कर देती है। तो बड़ा बेसिक सा प्रोसेस है। इस वक्त हमारे पास 320 से ज़ाहिद कंपनीज ऑन बोर्ड आ चुकी हुई हैं और अभी इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें से अगर मैं बड़े नाम लेता चलूँ तो अलकरम टेक्सटाइल हो गया, सूरती टेक्सटाइल हो गया, आर्टिस्टिक टेक्सटाइल हो गया, और TPL कॉर्प, सोब्रोसो,
डेरी लैंड, ये बड़े बड़े नाम हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। ब्लू एक्स और स्टार्टअप्स, बहुत से स्टार्टअप्स हैं, बहुत से FMCG ब्रांड्स हैं, बहुत से ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं। सो 300 प्लस कंपनीज ऑन बोर्ड हो चुकी हैं इस वक्त, really और good, ये sounds इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो अभी केम इनटू बीइंग 1 साल पहले, और 1 साल में चूंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी थी, तो दिस इज हाउ द ट्रैक्शन हैज़। ऑलराइट जी हरमीत। अच्छा हसन, जो हम देख रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं जो जॉब करने वाला है उसको तो फ़ायदा है। थोड़ा सा ये बताएगा कि कंपनी को क्या जो कंपनी प्रोवाइड करती है या आपके साथ वो आपको से ही सर्विस लेना चाह रही है, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? और दूसरी बात, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे सैलरी जो है वो गैप से 2 महीने का गैप भी उसमें आ जाता है, तो क्या वो भी आपसे मुंसलिक होते हैं? तो क्या वही रिलीफ उनको भी मिल जाता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया हरमीत आपने। सो बेसिकली देखें, हमारे पास जो कंपनीज ऑन बोर्ड आती हैं, उनके पास एक और प्रोडक्ट लेने की सहूलत होती है जो कि पेरोल फाइनेंसिंग है। लेकिन रीज़न एम्प्लॉयज़ को पैसों की अपनी सैलरी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा आपने कहा कभी सैलरी डिले हो रही है, तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि बिजनेसेस के पास कैश फ्लो नहीं होता। सो इसीलिए वो पेरोल फाइनेंसिंग की सर्विस भी ले सकते हैं, जहाँ पे वो हमसे पैसे लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी दे सकते हैं, और उसके बाद अगर ये जो उनकी पेमेंट आती है तो वो हमें क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है बिजनेसेस के लिए। और दूसरे बिजनेसेस जहाँ पे आप बात कर रहे थे अर्न वेज एक्सेस लगाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं उसकी एक इम्पॉर्टेंस बताता चलूँ। पाकिस्तान में एम्प्लॉई बेनिफिट्स के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। हमारे पास यूजुअली एक ही एम्प्लॉई बेनिफिट दिया जाता है जो कि होता है हेल्थ केयर। उसमें भी IPD दिया जाता है जो कि बहुत कम यूज़ होता है। अल्लाह ना करे किसी को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि EY की एक रिपोर्ट थी, रिसर्च रिपोर्ट, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स से जब एक सर्वे किया गया तो उनका यकीन था कि 81% एम्प्लॉयर्स का ये यकीन था कि आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और मोराल काफ़ी गिर जाता है अगर वो काम पर उनके फाइनेंसिस की टेंशन लें। और वो अगर हम लोग एक प्रोडक्ट जो कि अर्न वेज एक्सेस, बड़ा बेसिक सा प्रोडक्ट है, उसकी कमाई भी तनख्वाह पे उसको हम लोग हर दिन निकालने की सहूलत दे रहे हैं। बेसिकली काम हर दिन कर रहा है, निकाल नहीं सकता वो पैसे। सो बस एक छोटा सा प्रोडक्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ के अंदर जाके, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका मोराल का लेवल ही अलग हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें ब्लू कॉलर वर्कर या हमारे पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज़ अर्निंग लेस दैन 70,000 रुपीज़। इस वक्त के हालात में 70,000 रुपये में कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो इंसान के पास कोई और रास्ता होता ही नहीं है जहाँ से वो फंड्स गैदर कर सके। तो बड़ा इजी सीमलेस सा एक मेथड है जहाँ पे आप अपनी ऐप से, अपनी फ़ोन SMS से और अपने व्हाट्सएप से, ये तीनों जगहों से अपनी सैलरी विदड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे हसन ये बताएगा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर हम इसको करें, तो अगर कोई कंपनी ऑन बोर्ड आपके साथ है और उसके 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये तो उनको प्लस ये बोनस है कि उनको जब भी ऑन डिमांड सैलरी चाहिए वो आप लोगों से ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सो इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या उनके सारे एम्प्लॉयज़ ही ऑन बोर्ड होते हैं? ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें, इसको यूटिलाइज़ करना चाहें, इससे फ़ायदा उठाना चाहें, तो ही आप इसको यूज़ करें, या सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी आपके थ्रू ही जाती है? नहीं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेरोल जो HR चलाता है उसी के थ्रू जाती है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास एक एडिशनल बेनिफिट है कि वो जब चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपकी कंपनी ने अगर अभी का बेनिफिट दिया है, तो इसका मतलब है कि आप अगर ऐप डाउनलोड करना चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो बिल्कुल इट्स अपॉन यू कि अगर आपने नहीं यूज़ करना तो इट्स टोटली फाइन। बट इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि यार अगर आप अल्लाह ना करे कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स वो कहते हैं ना जी, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये वो वाली चीज़ अभी की ऐप आपके लिए काम आती है जिस वक्त आपको ज़रूरत होती है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जी आपके पास अगर ये बेनिफिट है तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपने सिर्फ 30 सेकेंड लगने हैं आपके पास आपकी कमाई भी तनख्वाह निकालने में। अच्छा ठीक है, हसन ये बताएगा कि कब से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? अच्छा हसन, जिस तरह आपने जिक्र किया शुरू में कि बहुत सारी कंपनीज जिनका आप नाम लिया, मैं तो नाम नहीं ले सकता, मुझे पैसे नहीं दिए उन्होंने, आपसे जानना चाहूँगा बाजी कि जो कंपनीज हैं अब वो आपके साथ मुंसलिक हैं, वो किस किस्म का उनकी जानिब से आप रिस्पॉन्स किस किस्म का आ रहा है? उनकी तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है हमें। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनके पास बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हैं। हमारा ये मानना था शुरू में कि जी बड़ा मुश्किल होगा ब्लू कॉलर
वर्कर्स को एक ऐप यूज़ करवाने में, लेकिन कम्प्लीटली ऑपोजिट हुआ जी। ब्लू कॉलर वर्कर्स चूँकि ज़्यादा ज़रूरत में होते हैं, अक्सर एक ट्रेंड होता है कंपनीज़ के अंदर एडवांसेस ज़्यादा एक्सटेंड करने का। लोग आते हैं कहते हैं जी मुझे 10 दिन के पैसे दे दें, 5 दिन के पैसे दे दें, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल ऑटोमेट कर देते हैं। आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन आपने देखा है पाकिस्तान में काफ़ी स्पाइक की है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर ब्लू कॉलर एम्प्लॉय के पास भी स्मार्टफोन है, और अगर उसके पास नहीं भी होता तो वो SMS के थ्रू जी एक नंबर पर SMS करता है, वहाँ पर उसको उसका बैलेंस रिप्लाई में आ जाता है और उसके थ्रू अपने जितने पैसे चाहिए वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपने बैंक अकाउंट में। तो बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर तरीके से उसकी सैलरी उसके कंट्रोल में। अच्छा ठीक है हसन, कितनी देर से आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? यू गाइस आर वर्किंग रियली गुड, क्योंकि इट साउंड्स गुड, और हम जो देख रहे हैं और जो लोगों को बता रहे हैं, ऑब्वियसली मुश्किल में कोई है, कोई परेशानी में, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको इमीडिएटली लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपके पास होता नहीं। यू कैन नॉट वेट फॉर द 20 मोर डेज टू एंड योर मंथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कब से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मज़ीद आपका क्या ख्याल है, इसे आप किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? बिकॉज अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ ऑन बोर्ड आपके साथ है, तो ऐसे बहुत सारे इदारे जो कि कंपनीज़ नहीं भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो किस किस को ऑन बोर्ड लेके आना चाहते हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपका इस प्रोजेक्ट को लेके? देखिए अभी जो है वो 1 साल हुआ है अभी को ऑपरेट करते हुए। अभी केम इन टू बीइंग इन अप्रैल 2021, स्टार्टेड ऑपरेशंस जुलाई में। तो 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी ज़बरदस्त ट्रैक्शन और इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला है। वो इसी वजह से मिला है क्योंकि ज़रूरत प्रोडक्ट की मौजूद है इस हालात में, इस मुल्क में, जहाँ पे लोगों के पास यूजुअली देखें 220 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स लोगों ने लिए हुए, तो एक तो ये बताता है कि लोग बैंक्स के साथ यूजुअली थोड़ा सा डर रहे होते हैं, क्रेडिट लूप में फंसना नहीं चाह रहे होते। तो यहाँ पे अभी एक और भी मसला सॉल्व कर देता है, जहाँ पे अभी इज़ अ शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट। तो अर्न वेज एक्सेस जो आप ले रहे हैं इज़ बेसिकली शरिया कंप्लाइंट, तो वहाँ पे आपका सूद वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा अभी के एक्सपेंशन प्लान्स अभी इज़ बेसिकली इंशाल्लाह विल बी सून एक्सपैंडिंग इन UAE एज़ वेल। सो हमारे बड़े एक्टिवली UAE की तरफ और दुबई, अबू धाबी रीजन, UAE पूरा उसकी तरफ एक्सपैंड करने के लिए हमारा पूरा टीम वर्क कर रही है इस वक्त, एंड सून इंशाल्लाह 1-2 महीने में आपके पास ये न्यूज़ आ जाएगी। और इन पाकिस्तान देखें, हम पाकिस्तानी स्टार्टअप हैं, पाकिस्तान में बने हैं, पाकिस्तानी से बने हैं, तो हमारे पास चूँकि हमें पता है कि फ़ाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है पाकिस्तान में, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे एम्प्लॉयर्स, जो कि मेरा मैसेज भी है व्यूअर्स के साथ इस वक्त, सारे CEOs या HR जो भी मुझे देख रहे हैं, अपनी कंपनीज़ में एक फ्री बेनिफिट, चूँकि एम्प्लॉयर्स को या कंपनीज़ को इसका कोई चार्ज नहीं है, नो सब्सक्रिप्शन चार्ज, नो रिकरिंग चार्ज, इस पर सिर्फ पैसे देने होते हैं जब कोई एम्प्लॉय ट्रांजैक्ट करता है। तो ये बिल्कुल एक फ्री बेनिफिट है जो आप अपनी एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, उनके काम आ सकता है ज़रूरत में, तो ज़रूर एक्सटेंड करें। और एम्प्लॉयज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन, एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी का एसेट होते हैं और आपको उनको इस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए इन द फ्री ऐप, तो फिर आपको इसको यकीनन आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हसन, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यंगस्टर्स की जानिब से लिया गया है। सो हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, हमेशा क्विक होती है, अब लेके ब्रेक वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आज जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड डे है आर्टिस्ट का। जितने भी आर्टिस्ट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट जो पाकिस्तान की अच्छी इमेज को पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करते हैं, उनको सेलिब्रेट करने का दिन है। वैसे मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अगर आपको समझ आ जाए तो वो आर्ट होती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ ना आए तो वो फ़ाइन आर्ट होती है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा मुनफरिद काम करते हैं जिसको कई दफ़ा डेली डोज में अपने प्रोग्राम में भी हमने शामिल किया है, जो बड़ी खूबसूरत आर्ट करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं। लेकिन आर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो किसी खूबसूरत सी पेंटिंग की होती है। वैसे तो आर्टिस्ट बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा आर्ट है जो उनके हाथों में होता है स्किल्स की सूरत में, लेकिन अगर पेंटिंग की बात करें तो इसी मुनासबत से हमने एक आर्टिस्ट को आज इस दिन की मुनासबत से बुलाया है अपने शो में। हमारे साथ है M काज़मी, और इनका जो स्पेशलिटी है बेसिकली वाटर कलर आर्ट करते हैं, वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की पूरी दुनिया की पाकिस्तान की बड़ी पेंटिंग बनाने का क्रेडिट भी इनको जाता है। तो हम M काज़मी को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, बताइएगा कि ये जो आप वाटर कलर पेंटिंग करते हैं ये कब से कर रहे हैं और ये आपका शौक़ है, और इस आर्ट को किस तरह से देखते हैं? वाटर कलर मैं 2007 से कर रहा हूँ, और ये
बाकी तमाम मीडियम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीडियम माना जाता है पूरी दुनिया में वाटर कलर, क्योंकि इसमें आपके पास कंट्रोल जी की यानी कि अंडू की ऑप्शन नहीं होती। आपने अगर मिस्टेक कर दी है तो आप उसको रीडू नहीं कर सकते। मतलब डैमेज इज डन। हाँ, इमेज इज डन। तो फर्स्ट एंड फाइनल स्ट्रोक में आपने काम करना होता है। ओके। तो इस वजह से ये चैलेंजिंग मीडियम है और मिस्टीरियस मीडियम है। इसमें आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि पानी के बहाव से कलर फैलते हैं, तो वो कभी किसी तरफ फैलेंगे कभी किसी तरफ, उसको कंट्रोल करना होता है और इसमें प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। बाकी किसी भी मीडियम में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वाटर कलर में ये थोड़ा चैलेंज है और इसी वजह से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने का। अच्छा, एग्जीबिशंस की बात की जाए, अगर पेंटिंग्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट होता है उसको अपने काम का पता होता है, लेकिन बड़े बाज़ौक़ लोग भी अब होते हैं जिनको आर्ट देखने का, अपने पास रखने का बड़ा शौक़ होता है। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं आपकी पेंटिंग्स को सराहने वाले, और एग्जीबिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से फीडबैक क्या मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छा ही मिला है। ग्रुप शोज़ काफ़ी किए हैं मैंने, लाहौर की बड़ी गैलरीज़ में किए हुए हैं, और बल्कि इंटरनेशनली तुर्की में भी पार्टिसिपेट किया था, उधर रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को 2015 में, और 2015 में ही इटली में भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो हमेशा अच्छा फीडबैक आया है, बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे जब आप कहीं भी जाते हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है तो दिली खुशी होती है, वो एक बड़ा प्राउड फील होता है। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत डीप है, सम लाइक आप जो मैं देख रही हूँ जहाँ पर लाहौर को और पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे मकामात को पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं एम काज़मी जो बेसिकली एक मैसेज देती हैं। आपकी पेंटिंग्स करने का या आर्ट को डिपिक्ट करने का कैनवस पे क्या मकसद होता है? बहुत सारे पेंटर्स ऐसे होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो सोशल वर्क को सेकंड करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नेचर को करते हैं। तो आप जब पेंटिंग करते हैं तो आप क्या कीप इन माइंड रखते हैं? आपके दिमाग में क्या चलता है? किस पे भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं? मेनली आई एम वेरी अटैच टू माई कल्चर, माई लैंड। तो मोस्टली जो मेरे लैंडस्केप्स हैं वो सारे ज़्यादातर आपको नज़र आएगा रावी के होंगे। रावी रिवर को मैंने बहुत ज़्यादा पेंट किया है, और सिटीस्केप्स में मैं लाहौर, अंदरून लाहौर जो है ओल्ड बिल्डिंग्स जो अब ख़त्म होती जा रही हैं उसको पेंट कर रहा हूँ। उसकी जो ब्यूटी है, अब वो एक आर्टिस्ट जब भी पेंट करता है या तो वो ब्यूटी को पेंट करता है या फिर वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को या डिस्टर्बिंग चीज़ को पेंट करता है। तो ब्यूटी मेरे लिए ओल्ड लाहौर में ये है कि वो जो झरोके हैं और जो इतना खूबसूरत नक्काशी वाला काम होता है और जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सारी, और उसी में डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये है कि अब वो ख़त्म होती जा रही हैं और अब उसकी जगह सिर्फ बॉक्सेस लेते जा रहे हैं, सीमेंट के बॉक्सेस। तो मोस्टली मैं उन्हीं को पेंट करता हूँ। ठीक है जी हरमीत, इस आर्टिस्ट से आप कुछ पूछते हैं। आपने एम काज़मी साहब आपने बात की बाहर दुनिया की, और आप गए भी हैं एग्जीबिशन मुख्तलिफ, उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया है। वैसे भी आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर जो है या कोई लकीर जो है कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे आर्टिस्ट का जो आर्ट है किस तरह देखा जाता है बाहर दुनिया में, कितना पसंद किया जाता है? अगर बाहर की बात पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो स्किल में मैं इसमें बुराई नहीं समझता ये कहने में कि हम उनसे काफ़ी पीछे हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है बाहर। मैं जब बाहर गया था तो मैं अजरक साथ में पहन के गया था, और बाद में भी मुझे फेसबुक पे वो बड़े सीनियर्स आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बाद में मुझे मैसेज किया कि योर ट्रेडिशनल ड्रेस वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो उधर हमारा जो कल्चर है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच कल्चर है, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। स्किल में हम काफ़ी पीछे हैं, उसमें हमें मेहनत की ज़रूरत है, और वो हमारे इदारे अभी जो है काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। पहले हमारे इदारों का मेनली मसला था कि उसमें ये चीज़ कम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। अच्छा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है तो मैं यकीनन अच्छा मुदस्सिर, काज़मी साहब अगर हम देखें, आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह, और एक चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत सारे नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये खूबी होती है कि वो आर्ट की तरफ आना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जो हमें भी नई लगती हैं। तो क्या क्या ऐसी खूबी जो है वो होनी चाहिए, और आपकी जो फील्ड है कितने मुश्किलात हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो देखते हैं कि शायद एग्जीबिशन इन चीज़ों को उनको अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। मुश्किलात के हवाले से मैं कहूँगा फाइनेंशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में। उसमें जब आपका नाम बन जाता है तो तब आप ज़्यादा अच्छा बेहतर अर्न कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको, अगर आपको पैशन है, आपको शौक़ है, तो फिर आपको इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है।
और वो स्ट्रगल मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा फील नहीं होती जब आपका एक पैशन हो और आप जुनून की कैफियत हो आप पे, आप काम कर रहे हो। और जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फाइनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जितने भी थे वो अब स्टेबल हैं, बिल्कुल कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन एक महंगी फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर आप सीखने की बात करें, कैनवस की, ब्रशेस की, बड़ी हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट तो वैसे दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें आर्ट की डिपिक्शन जो नज़र आती है वो तस्वीर में, पेंटिंग्स में नज़र आती है। क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है तो कोई नेगेटिव बात मैं इस मौके पे नहीं करना चाहती, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसे आर्टिस्ट या आप जैसे ऐसे हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो कि आगे आना चाहते हैं, आपको तो मौका मिला, आपने एक टाइम गुजारा, क्या देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं पाकिस्तान में अगर आपका आर्ट बेहतरीन है और पूरी दुनिया में दिखाने के काबिल है तो? अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो अब तो अगर मैं पहले पास से कंपेयर करूं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। अब आप लाहौर में ही देखें तो कितनी ज़्यादा गैलरीज़ हो गई हैं, जो कि हमें 15-20 साल पहले अगर चले जाएं तो चंद एक गैलरीज़ नज़र आती थी। तो अभी ओवरऑल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग आर्ट ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब इस दौर में हमारी जनरेशन को ये मिल गई है कि हम इंटरनेशनली अपना काम सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप सेल कर सकते हैं, इवन के फेसबुक पेजेस के थ्रू भी कई आपसे क्लाइंट जो है इंटरनेशनली रब्ता कर लेते हैं। और अगर आप आई वुड ऐड के अगर आप इसमें डिजिटल साइड पे थोड़ा सा चले जाएं तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पास ट्रेडिशनल स्किल है, जिस तरह मैं अगर ट्रेडिशनल पेंटिंग कर रहा हूँ लेकिन साथ में मैंने डिजिटल अपने आप को इम्प्रूव किया, और डिजिटल पेंटिंग्स की आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, और अब तो आगे NFT क्रिप्टो वगैरह की तरफ भी लोग जा रहे हैं। उसको फ़िलहाल असाइड अगर रख भी दें तो भी डिजिटल इलस्ट्रेशन, पेंटिंग एंड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हम पाकिस्तान में भी इवन के बहुत ज़्यादा डिमांड है। और कामयाब भी वही होते हैं हैं जो साथ साथ चीज़ें, अगर नई नई इन्वेंशंस आती हैं तो आप उनके साथ साथ चलेंगे तो ही ज़माने के साथ चलेंगे तो कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच मुदस्सिर फॉर बीइंग, और बेस्ट ऑफ लक कि आप इतना अच्छा आर्ट रखते हैं तो उस आर्ट को आप चेरिश करें और पूरी दुनिया को दिखाएं, और पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें। सो वी आर डन फॉर द शो टुडे, और इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अगर कोई सेगमेंट मिस हो गया हो तो जाकर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, और इसके अलावा हमें बड़ी खुशी होती है जब आपका फीडबैक आता है। तो कोई भी टॉपिक, कोई आर्टिस्ट अगर आप शो में बुलाना चाहते हैं तो आप उस पर भी हमें ज़रूर कॉमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।